हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। मेरा नाम है लोकेश चौधरी और आज है 14 दिसंबर और आज के हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर को जो भी आर्टिकल्स आए हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वो चाहे कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर एनडीए जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सीडीएस जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं, सीएपीएफ पेपर 1 करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, पेपर 2 जिसमें एस्से राइटिंग पूछी जाती है और फिर एसएससी के जो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये जो नोट्स हैं इसके मैं फैक्ट्स बता देता हूँ बीच में, कृपया आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की खबर, जैसे कि कल की इम्पोर्टेंट खबर थी वो भी आज की खबर है, सुर्खियों में बना हुआ है। इंडिया चाइना का इशू, ताइवान के जो क्लैश हुआ था 9 दिसंबर को, जैसा कि मैंने कल बताया था या फिर आप लोग जानते हैं, सुबह 3 बजे हुआ था और ये कहाँ हुआ था? तवांग में हुआ था। ठीक है, तवांग में हुआ था और कौन सी जगह पे हुआ था? यांगसे। ठीक है, यानी कि तवांग से 25 किलोमीटर की दूरी पे ये इस जगह स्थित है जहाँ पे ये क्लैश हुआ था। तो इसमें राजनाथ सिंह ने कहा है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट को बताया कि जो चाइनीज़ ट्रूप्स वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने जो स्टेटस मेंटेन रहना चाहिए बॉर्डर का, उन्होंने मेंटेन नहीं किया है। ठीक है, और रूल तोड़ा है और बहुत सारी बातें हुई, तो जिसमें कोई कैजुअल्टी नहीं है, ये आज भी बताया उन्होंने, कल भी बताया था। कोई कैजुअल्टी नहीं है, कोई मेजर इंजरी नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी अभी जो नेगोशिएशन चल रहा है, यानी कि जो बात चल रही है कि भाई साहब ऐसे इन फ्यूचर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, उसके लिए जो वहाँ के कमांडर हैं, दोनों कमांडर हैं, यानी कि वहाँ पे जो स्थित कमांडर हैं, यानी कि जो तवांग में स्थित कमांडर हैं, वो चाहे इंडिया के हों और चाहे जो उस साइड में बॉर्डर के उस साइड में चाइना के हों, वो लोग मीटिंग लेके बात कर रहे हैं। मीटिंग 11 तारीख को भी हुई थी। ठीक है, उसके बाद कई टाइप से बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, जैसे कमांडर तो बात कर ही रहे हैं फील्ड पे, और जो बीजिंग में है, जैसे बीजिंग है कैपिटल, चाइना की कैपिटल बीजिंग है और न्यू दिल्ली है, तो दिल्ली इंडिया की है। तो जो अब न्यू दिल्ली और बीजिंग के बीच बात चल रही है कि भाई साहब अब डिप्लोमेटिक तरीके से भी बातचीत हो रही है, जिससे ये डिप्लोमेटिक चैनल से बातें हो रही हैं कि भाई साहब ऐसे बॉर्डर पे ऐसे न किया जाए, बॉर्डर पे शांति बनाई रखी जाए। तो सब शांति वार्ता चल रही है। तो जो भी इंजर्ड थे इस साइड पे, उनको गुवाहाटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वो गुवाहाटी है, कोई सीवियर इंजरी नहीं है, अभी तक कोई नहीं आई है। और कुछ बातें जान लेते हैं कि ये आखिर यांगसे में ही क्यों हुआ। क्योंकि यांगसे जो कि एक अरुणाचल का पार्ट है, तो पूरे अरुणाचल को चाइना कहता है कि ये हमारा है। देखो यहाँ पे ये मोनेस्ट्री है, तवांग मोनेस्ट्री, ये हमारा है। तवांग, जो कि तवांग में मोनेस्ट्री है, मैंने बताया था तवांग में एक मोनेस्ट्री है। तो तवांग में जो मोनेस्ट्री है वो सिक्स्थ दलाई लामा एक पोस्ट होती है जो बुद्धिज्म में दी जाती है। तो वो जो सिक्स्थ दलाई लामा थे, उनका यहाँ पे बर्थ प्लेस था। और जो अभी 14th दलाई लामा है, जिनकी आप फोटो देखते हैं अभी, जो बूढ़े से हैं, चश्मा लगाते हैं, दलाई लामा जो है, वो यहाँ से जब 1959 में जब कब्जा कर रहा था चाइना तिब्बत पे, तो दलाई लामा तवांग के रास्ते होके, तवांग में मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री के रास्ते वहाँ पे रुके थे और फिर वापस इंडिया आए थे। तो इस वजह से भी तवांग एक अहम बन जाता है। ठीक है, अहम हिस्सा बन जाता है। तो जो अभी दलाई लामा है, खैर 2 मिनट दलाई लामा पे बात करें। दलाई लामा एक एक्चुअल नाम नहीं है, ये एक पोस्ट है जो कि दी जाती है। ठीक है, बुद्धिज्म में
ठीक है। तो जो अभी दलाई लामा है जिनकी आप तस्वीर देखते हैं उनका नाम है तेंजिंग ग्योत्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तेंजिंग ग्योत्सो, ठीक है, उनका नाम है तेंजिंग ग्योत्सो, और ये 14वें नंबर के दलाई लामा है अभी। तो इसके बाद जब मान लीजिए कि इनकी डेथ होगी तो इनके बाद जो 15वें दलाई लामा आएंगे उनके नाम कुछ और होगा, लेकिन वो कहलाएंगे दलाई लामा ही कहलाएंगे। तो ये जो नाम है पोस्ट से जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम कह देते हैं दलाई लामा, दलाई लामा, ठीक है। तो जो 6th दलाई लामा थे, अभी तो ये 14 नंबर के चल रहे हैं, जो 6th दलाई लामा थे वो कहाँ के थे, वो तवांग के थे, ठीक है। और क्या क्या हुआ, और क्या क्या हुआ, जैसे कि हम देखें तो जो चाइना है, चाइना के साथ हम करीब 3000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, इंडिया चाइना करीब करीब हम बॉर्डर शेयर करते हैं 3488 किलोमीटर हम बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ, ठीक है। तो जो पिछले क्लैशेस हुए थे, जो गलवान में क्लैश हुआ था, ठीक है, गलवान में क्लैश हुआ था, फिर आपको याद होगा जो पैंगोंग सो लेक है, पैंगोंग शो लेक, ठीक है, जो पैंगोंग शो लेक है ये रामसर साइट है, क्या है, रामसर साइट है, जो कि लद्दाख में स्थित है। और जो पैंगोंग का ज़्यादा हिस्सा है वो चाइना में है। मान लीजिए कि ये इंडिया है, ये श्रीनगर सॉरी जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे ऐसे पैंगोंग शो लेक का जो ज़्यादा हिस्सा है वो चाइना में पड़ता है। और ये इस पर ब्रिज बना रहा था जिससे यहाँ पर भी क्लैश हुए थे। खैर ये कोई झगड़े नहीं हुए थे, बट हाँ बातचीत से ये यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। फिर गोगरा में फिर हॉट स्प्रिंग, यानी कि हॉट स्प्रिंग एक ऐसी जगह होती है जिसमें से गर्म पानी निकलता है, यानी भाप निकलता है। वो किस वजह से निकलता है, एस्थेनोस्फीयर से इसका ज़्यादा कनेक्ट होता है, यानी कि पाइप कनेक्ट होता है, जो कि यहाँ हीट होती है वो इस यहाँ के स्थित पानी को फेंकती है ऊपर, इसीलिए इसको हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें लद्दाख में स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कांटेक्ट हमारा हो चुका है चाइना से, हम भिड़ चुके हैं, ठीक है। और चाइना का अगर हम देखें तो जो चाइना का अभी रिटेलिएट तो नहीं कहेंगे, जो चाइना ने अभी क्लैश किया है, चाइना ने जो अभी क्लैश किया है 9 तारीख को जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कुछ दिन बाद ही आया है, क्योंकि हाल में इंडिया ने और यूएस ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, जो कि हम करते हैं, एक मैं लेक्चर लूँगा इस पर, जो युद्ध अभ्यास नाम है, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो अभी यूएस का मैं पढ़ाऊँगा, आज का टॉपिक बहुत अहम होने वाले हैं। तो जो यूएस है उसके साथ हम युद्धाभ्यास करने वाले हैं। तो ये युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है, ये आई थिंक उत्तराखंड में हुआ है। तो उत्तराखंड भी चाइना का बॉर्डर टच करता है। तो ये नाराज चल रहा था, कह रहा था कि नहीं, आपने 1993 का और 1996 का जो एग्रीमेंट था उसको आप लोगों ने तोड़ा है। चाइना कह रहा है कि भाई आप लोग इंडिया वालों, आपने 1993 और 1996 का जो बॉर्डर एरिया में, कोई भी अगर बॉर्डर एरिया है वहाँ पे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करनी है, वो चाहे हम हो या आप हो। तो वो कह रहा है कि आप लोग तोड़े हैं रूल, ठीक है। तो ये भी आया है, फिर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं। तो ये जो पहली 3 स्लाइड्स हैं, एक ये वाली, दूसरी, फिर ये तीसरी, तो ये जो 3 स्लाइड्स हैं इनका मैंने डिस्कशन बता दी, मैंने एनालाइज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड थी, ठीक, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड थी। अब चलते हैं अगली खबर पे। ये खबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और हमने ह्यूमन ने क्या किया है कि एक और स्टेप लिया है अपने एनर्जी को, जो हमारे दुनिया के साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या किया है, द फ्यूज़न एनर्जी ब्रेक थ्रू, ठीक है, द फ्यूज़न एनर्जी ब्रेक थ्रू, यानी कि इस आर्टिकल में ये बताया गया है, मैं बताता हूँ फ्यूज़न जो वर्ड है इसका मतलब, और इसके साथ आपने नाम सुना होगा फिजन, शायद आपको याद हो, एकेडमिक्स में बहुत पढ़ाया जाता है, ठीक है।
तो इसके बारे में बात की जाएगी, जिससे अभी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इससे होती है, ठीक है। जिसमें यूरेनियम को हीट देके ऐसे बम्बार्डिंग करके एलिमेंट्स की और इसको तोड़ दिया जाता है। जब तोड़ के बिजली बनाई जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। तो ये रहा फ्यूज़न। अब फ्यूज़न को हम देखेंगे, जो कि फ्यूज़न के ऊपर ही, क्योंकि ये पूरा टॉपिक बेस्ड है, तो हम फ्यूज़न के बारे में बात करेंगे और इस फ्यूज़न का क्या काम है, कैसे काम करता है, क्या है, कैसे है, ये हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो फ्यूज़न के बारे में मोटा मोटी एक फिजन और फ्यूज़न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फिजन में ये होता है कि न्यूक्लियर ऑफ ए हैवियर एलिमेंट इज स्प्लिट इनटू दोज ऑफ लाइटर एलिमेंट्स टू कंट्रोल इन ए कंट्रोल मैनर, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक यूरेनियम का पार्टिकल है, ठीक है। यूरेनियम का पार्टिकल है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस होगा ऐसे, ठीक है। राइट साइड में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और इधर प्रोटॉन रहेगा बीच में, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसको तोड़ दिया जाता है और जब तोड़ेंगे तो इसके अंदर, एटम के अंदर इतनी एनर्जी रहती है कि रिएक्टर में तोड़ने के बाद जो इस जो एनर्जी है इसको चैनलाइज करके और क्या करते हैं, इस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, बिजली बनाने में, या फिर इसी को हम यूज़ करते हैं बम बनाने में, जैसे हमने एटम बम या फिर बड़े बड़े बम, न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन। तो इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है फिजन का, ठीक है। वहीं पे फ्यूज़न का एक प्रोसेस है जो कि सिमिलर नाम है, तो और काफ़ी सिमिलर से लगते हैं, ठीक है। तो फ्यूज़न में क्या होता है, न्यूक्लियाई ऑफ टू लाइटर एलिमेंट्स आर मेड टू फ्यूज। दो लाइटर एलिमेंट हो गए, ठीक है, ये हो गया और ये किया हो गया, ठीक, आर मेड टू फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ ए हैव। मान लीजिए कि इसका भी एक न्यूक्लियस होगा, इसका भी एक न्यूक्लियस इसका भी न्यूक्लियस और इसका भी न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो फ्यूज़न में क्या होता है, फ्यूज यानी कि इन दोनों को भिड़ा दिया जाता है, ठीक है। दो लाइटर एलिमेंट है, ऐसे दोनों को भिड़ा दिया और दोनों को भिड़ाने के बाद इनको एनर्जी दे दी गई और एनर्जी देने के बाद इनको ऐसे जोड़ दिया गया, मैंने जोड़ दिया और इसको बड़ा बना दिया गया, ठीक है। तो इनको सिंगल न्यूक्लियस कर दिया गया, यानी कि इसको और इसको जोड़ने पे जो एनर्जी लगी है और इसको बाद एक बड़ा एलिमेंट बनाया, हैवियर एटम बनाया गया है, इसी को कहते हैं फ्यूज़न। यानी कि दो चीज़ों को मिला दिया गया, फ्यूज़न में एक चीज़ को दो भागों में तोड़ दिया गया, सिंपल ये कॉन्सेप्ट था। तो हम इसमें देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो फ्यूज़न, अभी हम जो बिजली बनाते हैं या फिर जो बिजलियाँ बनती हैं न्यूक्लियर से, वो फ्यूज़न प्रोसेस से बनती है, ठीक है। फ्यूज़न प्रोसेस में क्या होता है कि एक, मैंने अभी बताया कि एटम को तोड़ दिया जाता है जिससे उसकी एनर्जी को यूज़ कर लिया जाता है। फ्यूज़न का अभी किया जा रहा है यूज़, अभी लैब में टेस्ट किया जा रहा है, एक लैब में टेस्ट किया जा रहा है। और जो मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, यानी कि दो आइसोटोप। फ्यूज़न में क्या होता है कि ये जो दोनों होते हैं ये सेम फैमिली के होते हैं, ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है, यानी कि अगर ये ट्राइटियम है, ये ट्राइटियम है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को ये जोड़ेंगे, इस पे अगर सेम फैमिली, ये हाइड्रोजन फैमिली को बिलोंग करते हैं ट्राइटियम, इनफैक्ट हाइड्रोजन फैमिली के आइसोटोप्स और होते हैं, जैसे ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन 1, ट्राइटियम, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 7, ठीक है, हाइड्रोजन और C12 और भी सारे होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि ऐसा एलिमेंट या फिर ऐसा एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ, ऐसा एटम जिनके प्रोटॉन सेम हो लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, तो वो कहलाते हैं आइसोटोप्स, ठीक। तो
एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमने फिजन का प्रोसेस किया, ठीक है, इसको मैंने जोड़ दिया, सॉरी फ्यूज़न का, तो जोड़ के हमने एक बड़ा बना दिया, ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस, इसके अंदर एक, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक। तो यानी कि इसमें बड़ा न्यूक्लियस हो गया, बन गया, ठीक है। तो जो इसकी ये फ्यूज़न है, और मान लीजिए कि यहीं पे हमने एक फिजन किया, ठीक है, फिजन किया यानी कि इसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमने किया फ्यूज़न और यहाँ पे हमने कर दिया फिजन और यहाँ पे कर दिया हमने फ्यूज़न, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यूज़न का प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे फिजन का प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें भी एनर्जी लगनी है, इसमें भी एनर्जी लगनी है। तो मान लीजिए कि जो एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा, जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो इसके 4 गुना होगी। यानी कि अगर इसकी एनर्जी x है और इसकी एनर्जी y है, तो अगर 4y करेगा तब ये एनर्जी इसके बराबर होगी, ठीक है। यानी कि कम से कम 4 गुना इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करेगा अगर हम इस प्रोसेस में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इन दोनों एटम को जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, इनफैक्ट हम जोड़ रहे हैं बट उसके प्रोसेस में अगर हम कर लेते हैं तो ये हम बिजली बना सकते हैं, ठीक है। अब मुद्दा क्या है, अब तो ये रहा कॉन्सेप्ट, अब मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि एक क्या कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में जिसका नाम है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, ठीक है। ये कैलिफोर्निया में स्थित है, कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। तो यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि हम अब फ्यूजन पे काम कर रहे हैं और इस प्रोसेस को करने के लिए जो इसमें हीट रिक्वायर्ड होगी, ऐसे तोड़ने के लिए हमें कुछ ज़्यादा, इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, तभी ये टूटता है, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि अगर ये 4 गुना ये अगर ये इलेक्ट्रिसिटी देगा तो कम से कम इसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इस प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो इस प्रोसेस में जो ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी उसका अगर हम आकलन करें तो जो सन का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सन, जो सन का टेम्परेचर है उसका 10 गुना एनर्जी किसमें कंज्यूम होगी, फ्यूज़न में, ठीक है। जो और टेम्परेचर ऑफ सन जो कोर में है, जो कोर पे टेम्परेचर होता है उस पे उसका जो टेम्परेचर है उसका 10 गुना हमें यहाँ पे फ्यूज़न में एनर्जी चाहिए, तभी ये सक्सेस होगा, तभी ये काम होगा। तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। अब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इस पे देखते हैं। अभी इसमें बहुत समय है, अभी इसको आने में बहुत समय है, कम से कम 30 साल तो लग ही जाएंगे, 30 साल तो लग ही जाएंगे, 2 और 3 डिकेड्स तो इसमें लग ही जाएंगे कॉमर्शियली वायबल होने के लिए। यानी कि अगर कॉमर्शियली बिजली बनानी है इससे फ्यूजन के द्वारा, अभी हम फिशन से बना रहे हैं, अगर फ्यूजन से कॉमर्शियली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो उसमें हमें 30 साल से अधिक तो लग ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है इसका हम एक बार प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक लैब है, इसमें ये एक लैब है, ठीक है। इसमें हमने आइसोटोप्स रखे हुए हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 रखे हुए हैं, ठीक है, 2 रखे हुए हैं। तो यहाँ से जब हम इस पे एनर्जी देंगे, यहाँ से हम जब एनर्जी देंगे तो यहाँ पे जो इनपुट एनर्जी है और जो यहाँ पे आउटपुट एनर्जी है, ठीक है, आउटपुट एनर्जी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम एनर्जी दिए 10 जूल, सॉरी फॉर यूजिंग फिजिक्स टर्म बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पे इनपुट एनर्जी 10 जूल है तो यहाँ की जो आउटपुट एनर्जी होगी यहाँ पे 100 जूल होगी। मतलब कि कम से कम ये 10 गुना तक एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, ठीक है। और जो इसका अंदर का टेम्परेचर होगा वो सन के 10 गुना होगा, ठीक है,
सन के 10 गुना टेम्परेचर में इन दोनों का फ्यूज़न कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें टूट जाए, इसमें ये जुड़ जाएंगे, जुड़ के बनेंगे बड़ा बनेगा। जब बड़ा बनेगा तो इसको एनर्जी मिलेगी, इसमें एनर्जी होगी, तो इस एनर्जी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये लैब में यूज़ हो रहा है, ठीक है, लैब में इसका किया जा रहा है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, ITER, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर मैं बताऊँ, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक। ITER एक ये ऐसा रिएक्टर बनाया जा रहा है दुनिया में जो कि फ्यूज़न प्रोसेस पे जो कि फ्यूज़न प्रोसेस करेगा। तो इसके कई सारे देश हैं, मतलब इस कंट्री, इस जो ये ग्रुप है, ये रिएक्टर बन रहा है, ये फ्रांस में बन रहा है। और इसका इंडिया भी मेंबर है, जो कि 2005 में इसने मेंबरशिप ली, 2005 में इसने मेंबरशिप ली। तो इसको बनाने के लिए कई सारे इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, ठीक है। और वो इक्विपमेंट्स जो भी कंट्रीज हैं वो हेल्प करके इसको एक्सपोर्ट कर रही हैं, यानी कि इसको दे रही हैं, ठीक है, जिसमें हेल्प कर रहा है ये रिएक्टर, ठीक। तो ये प्रोसेस था, मतलब कि इस प्रोसेस से ऐसे हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल जितना अभी 5 सेकेंड तक ऐसा हम कर पाए हैं, ऐसे जो लैब है, ये कैलिफोर्निया की लैब है, उसने कहा है कि हम 5 सेकेंड तक ये प्रोसेस, ये जो फिनोमिना है, इसको हम कर पाए हैं। क्योंकि ज़्यादा देर तक इस लैब का टेम्परेचर या फिर इस लैब का टेम्परेचर इतनी देर तक बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इस वजह से कहा जा रहा है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी हम अपना काम कर रहे हैं, खैर बन तो गया है, लेकिन जो इसकी स्टेबिलिटी है, टेम्परेचर की जो स्टेबिलिटी है, उसको हमें करना है, ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है, टाइम को ज़्यादा बढ़ाना है। तो एक और कहा जा सकता है कि इन्होंने ITER ने कहा है कि हम इसको 3000 सेकेंड तक काम करेंगे। फिलहाल ITER ने कितने देर तक कर रखा है? ITER ने करीब 400 सेकेंड तक रोक कर रखा है, ठीक, 400 सेकेंड तक इसने ये सिचुएशन, ये कंडीशन बना के रखी हुई है। फिर बहरहाल जो कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट है लिवरमोर, उसने 5 सेकेंड तक किया है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा कि क्योंकि इंडिया भी एक पार्ट है, तो इंडिया भी एक पार्ट है, तो सेम जो चीज़ है वो फ्यूज़न के प्रोसेस में, जो फ्यूज़न का प्रोसेस है, फ्यूज़न से तोड़ने के लिए, इनफैक्ट फ्यूज़न एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि जब ये एक कार्बन फ्री प्रोसेस है, मतलब कि इसका जो इस प्रोसेस में कार्बन ज़्यादा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अभी भी चैलेंज है हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज का, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। पर ITER ने कहा है, इंडिया, जो कि इंडिया भी एक अपना मेंबर है, तो इंडिया के जो अंडर, इंडिया का जो लैब काम कर रहा है ITER के अंदर, वो है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च इन अहमदाबाद। ये एक ऐसा लैब है, अहमदाबाद गुजरात में, ये एक ऐसा लैब है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम करता है, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें? ITER में, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस है वो ITER में ये हैंडल कर रहा है। तो इंडिया वालों, जो इनके हेड हैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा, शायद VK नाम है उनका, VK बंदोपाध्याय, शायद ऐसा कुछ है। तो ITER ने कहा है कि हम 2035 से 2040 के बीच तक हम रिएक्टर बना देंगे, यानी कि रिएक्टर हम बना देंगे, मतलब जो कि फुली काम करेगा, ठीक है। लेकिन जो कॉमर्शियल लेवल पे जो अवेलेबल होगा, कॉमर्शियल लेवल पे जो अवेलेबिलिटी होगी, यानी कि कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होगी? कम से कम 2050 के बाद। तो यानी कि फ़िलहाल अभी इसमें समय है। तो एक स्टेप हम कह सकते हैं कि फ्यूज़न से हम फ्यूज़न तक जा रहे हैं।
तो ये हमारा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ा एक चेंज होने वाला है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो अभी जो ITR यूज़ कर रहा है, ये जो कंडीशन है या तो ये कंडीशन या तो हीट दे के बनाई जा सकती है, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके भी बनाई जा सकती है। तो ITR अभी मैग्नेटिक फील्ड पे काम कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से ये तो प्रोसेस आसान है, लेकिन हम कब तक मैग्नेटिक फील्ड देंगे? इसको ऐसा बनाया जाए ताकि काम कर सके। ठीक है, तो ये रही आज की खबर। शायद काफ़ी आपको समझ में आया होगा, कोशिश करता हूँ, पर ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर पे। ये अभी इंडिया, मैंने एक दिन बात की थी FTA की, जो श्रीलंका चाह रहा है FTA की बात, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जब से अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही इंडिया और UK ने साइन किया था कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, इंडिया और UK ने साइन किया था कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, यानी कि मान लीजिए कि ये UK है और ये इंडिया है। तो अक्सर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से सामान कोई है, यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और इसको इंडिया लाया गया, तो यानी कि यहाँ पे 10 रुपये का सामान है, तो इंडिया इस पर मान लीजिए कि 5 रुपये टैक्स लगा दिया, तो इंडिया में सामान बिकेगा 15 रुपये का। ठीक है, और मान लीजिए कि वही सामान इंडिया में 10 रुपये का बिक रहा है, तो ये तो UK वाला बिकेगा नहीं। ठीक है, यानी कि टैक्स लगा दिया, तो महंगा है, हम क्यों खरीदेंगे इसको, महंगा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, सेम चीज़ यही भी होगी। अगर मान लीजिए कि इंडिया कोई सामान UK में जाता है तो महंगा हो जाता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि ये जो टैक्स एक्स्ट्रा लेवाई कर रहा है कोई गवर्नमेंट, ये नहीं होगा, ये फ्री में होगा। वो चाहे किसी क्लॉथिंग पे हो, सर्विसेज पे हो, टेक्नोलॉजी में हो, या फिर किसी चीज़ में हो, उस पर नहीं होगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि ऋषि सुनाक जी बने हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ऐसे काफ़ी लंबे समय के पास जो ट्रूस थी, तो वो उनकी 44 दिन का कार्यकाल था, ट्रूस मैडम थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो ऋषि सुनाक बने। ठीक है, तो ऋषि सुनाक के बनने के बाद ये एक मेजर डिसीजन है। और जो इस बार का जो लिया गया है, जो क्या कहते हैं, जो इस बार की मीटिंग हुई है, वो 6 राउंड का डिस्कशन था, यानी कि इससे पहले 5 राउंड हो चुके हैं। मतलब कि जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने मिले हैं अपने काउंटर पार्ट से, यानी कि वहाँ की जो मिनिस्टर हैं उनसे, जिनका नाम है मिस बेडेनोक, बेडेनोक है। तो वहाँ से मिली हैं और 6 राउंड की बात हो गई है। खैर, अब आगे देखते हैं कि ये प्रोसेस हो पाता है, साइन हो पाती है। खैर, बहरहाल इसकी एक अच्छी खबर ये मिली है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट था, पॉजिटिव मीटिंग थी, इसमें अच्छे रिजल्ट्स। अब देखने की बात होगी है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन होता है हम दोनों के बीच। ठीक है, और ये भाई साहब चाइना, न्यूज़ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो चाइना प्लान कर रहा है क्या? चाइना बहुत कुछ प्लान कर रहा है। ठीक है, फिलहाल ये प्लान कर रहा है, चाइना प्लान्स टू कम्पीट विथ US ऑन चिप। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना और ताइवान, अगर मैं ताइवान लिख दिया तो चाइना बुरा मान जाएगा। इसको कहते हैं चाइनीज़ ताइपे, यानी कि जो ताइवान है वो चाइना के अंडर है। और युद्ध तो ऐसे ही मचा हुआ है रशिया यूक्रेन का, ये भी अलग अपने हुए हैं। तो जो पूरे वर्ल्ड में जो चिप, सेमीकंडक्टर चिप जो कि हर जगह आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक सामान हैं उसमें अप्लाई होती हैं, जिसमें लगती हैं, जिसकी वजह से वो चलते हैं, वो सबसे ज़्यादा ताइवान मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर करता है ताइवान, और वो एक्सपोर्ट करता है, ताइवान एक्सपोर्ट करता है। तो चाइना ने कहा, तो चाइना ने अभी क्या कर दिया कि चाइना ने 143 बिलियन का 143 बिलियन का इसने कह दिया कि 143 बिलियन डॉलर का कहा चाइना ने कि हम इन्वेस्ट करेंगे। किसके लिए भैया?
सेमीकंडक्टर चिप के लिए हम बनाएंगे और बनाएंगे सेमीकंडक्टर चिप के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूएस ने कुछ दिनों पहले इसने 52.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि ऐलान किया कि डिक्लेयर किया कि ये 52.7 बिलियन यूएस खर्च करेगा किसके लिए? सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए। और इसमें क्या होगा? सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए इसमें प्रोडक्शन भी होगा, ठीक है, प्रोडक्शन भी होगा, रिसर्च भी होगी और टैक्स क्रेडिट भी होगी, ठीक, यानी कि टैक्स दिया जाएगा। तो चाइना अभी बनाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब चाइना और यूएस के रिलेशन में, अभी इसके बाद का जो खबर है वो चाइना यूएस रिलेशन पे ही, उसमें समझाऊंगा कि जो चाइना और यूएस के रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं। यूएस अपनी मोनोपोली चाहता है इंटरनेशनल लेवल पे, खैर वो करता भी आया है आज तक, और चाइना अपने इकोनॉमिक पावर के चलते वो अपनी मोनोपोली चाहता है, क्योंकि ये जो चाइना है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, और रसिया जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। तो इन दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है। तो सेमीकंडक्टर चिप की इतनी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में कि आप उसका असर अभी आप अपने आप पे देख सकते हैं। जैसे अभी आप मान लीजिए कोई गाड़ी लेने गए, ठीक है, कोई गाड़ी लेने गए, मान लीजिए अभी क्रेटा लेने गए आप, ठीक है, हुंडई के शोरूम में आप क्रेटा लेने गए, तो क्रेटा वाला आपको ये नहीं कह देगा कि लीजिए सर आप गाड़ी पैसा दे दीजिए ले जाइए, ऐसा नहीं है। इसकी बुकिंग होती है और ये करीब 2 महीने 6 महीने डिपेंड करता है। तो भैया अगर क्रेटा गाड़ी हम पैसे दे रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप जो कि बन रहा है वो यहाँ पे मिल अवेलेबल नहीं है, ईजिली अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर चिप है वो सब लोग डिमांड कर रहे हैं, या तो सबसे ज़्यादा चाइना बना रहा है या फिर सबसे ज़्यादा यूएस है। तो जो चाइना अलाइड कंट्रीज़ हैं, जो चाइना के दोस्त वाले के दोस्त हैं कंट्रीज़ हैं, वो चाइना से खरीद रहे हैं, और यूएस वाले यूएस के दोस्त यूएस से खरीद रहे हैं। तो एक तरह से ये दोनों मार्केट फैला रखे हैं, जिससे आम जनता को और ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उनको सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बातें हो रही हैं। खैर, तो चाइना ने इन्वेस्ट कर दिया है कि भैया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाइना प्लान्स तो बूस्ट चिप्स और इसको बढ़ाएगा, ठीक है, यूएस से compete करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, जस्ट ए मिनट, हाँ, अगली खबर है इंडिया में बी द फर्स्ट टू होल्ड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। अभी क्या हुआ कि 5G का ऑक्शन हुआ, 5G का ऑक्शन हुआ, अब तो कुछ शहरों में चलने लगे हैं, मेरा भी फ़ोन 5G में चलने लगा। तो हुआ ये कि 5G का ऑक्शन हुआ, मतलब ये कि जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम यानी कि जो बैंड होते हैं, हमारे जो बैंड होते हैं, जो टावर लगे होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो उस फ्रीक्वेंसी की बोली लगती है। मान लीजिए कि हमारा फ़ोन अगर 25 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, 25 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, तो पहले क्या होता है कि जो 25 गीगाहर्ट्ज़ है उसकी मोनोपोली, उसकी जो कॉपीराइट है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती है, सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है इसको, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 25 गीगाहर्ट्ज़ 5G है, 5G नेटवर्क है, यानी कि 5G इन द सेंस कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या करेगी कि इसकी बोली लगाएगी, कंपनियों को बेचेगी। तो जो 25 गीगाहर्ट्ज़ है, मान लीजिए कि इसमें 100 शेयर है, तो इसमें से 20 शेयर केवल बेचती है, 80% शेयर अपने पास रखती है। मतलब कि जो 80% फ्रीक्वेंसी है वो अपने पास रखती है और 20% फ्रीक्वेंसी बेच देती है। तो जिससे 5G की बोली लगाई गई, तो इसमें ऑक्शन में बेच दिया गया। तो ये तो रह गए कि फ्रीक्वेंसी बेची गई, ठीक है। तो अब इस खबर में है कि इंडिया में भी द फर्स्ट टू होल्ड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। इस खबर में यह है कि जो पहले तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बेची गई थी, बैंड बेचे गए थे, ठीक है, लेकिन अब सैटेलाइट ऑक्शन होगा। सैटेलाइट ऑक्शन मतलब कि जो टेलीकम्युनिकेशंस यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो चाहे एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी वो ये सैटेलाइट ऑक्शन में बोली लगाएगी सरकार, ठीक है, कि भैया आप खरीदो और सैटेलाइट भेजो
सैटेलाइट ऊपर भेजो और उससे कम्युनिकेशन करो, ठीक है। अभी तो क्या लगे हैं, अभी तो हमारे यहाँ टावर लगे हैं, ऐसे टावर लगे हैं, ऐसे टावर कहते हैं, टावर, ठीक है। तो टावर लगे होते हैं जैसे घरों के ऊपर ऐसे लगे होते हैं, और इधर बैंड होता है, इधर ये कनेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसका क्या कहते हैं, सर्किट हाउस होता है टाइप का, तो ऐसे। तो अभी का जो सिस्टम चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पेस टेलीकॉम है, उसने कहा है कि भाई साहब बोली लगाओ। तो इसमें TRAI, टेलीकॉम, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने कहा है कि ठीक है हम लगाएंगे बोली, ठीक है, और इसको रेगुलेट करेंगे और हम इस ऑक्शन को देखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो सैटेलाइट की जो फील्ड में है, इससे सैटेलाइट के फील्ड में क्या करेगा कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, जो कंपनियां हैं इन्वेस्टमेंट आएगा जिसमें हम रिसर्च कर सकेंगे, ठीक है। तो ये होने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो इंडिया पहला ऐसा देश बनेगा जो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। अभी तो हम टावर से कर रहे हैं ना कम्युनिकेशन, बट ऐसा अगर हो गया तो वो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करेगा। एक और खबर, अगर मैं ट्राई की बात करूँ, ट्राई, तो ये ऐसा कहने वाला है, ऐसा इसने प्रपोजल दिया है, आपने भी सुना होगा कि जो अभी वैलिडिटी 28 दिन की आती है, रिचार्ज करते हैं तो एक साल में 12 महीने में ये 13 महीने के पैसे लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर, ये कंपनी वाले। तो इसने 28 दिन को कहा है कि भैया आप 30 दिन करिए, ठीक है, 30 दिन करिए। तो देखते हैं खैर क्या होता है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम तो ये चाहते हैं, ठीक। तो ये बात है। तो हमारे जो कम्युनिकेशन है भैया बहुत आगे जाने वाले हैं। तो अगर यह ऑक्शन अगर सही हो जाता है तो सैटेलाइट के जो स्पेक्ट्रम होंगे, अभी स्पेक्ट्रम बताया मैंने, ये स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम है वो बेचे जाएंगे, ठीक है, और इसमें प्राइवेट आएगी तो इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे सैटेलाइट का क्या होगा कि बहुत विकास होगा, ठीक है। तो ये बात रही। अब चलते हैं इस खबर पे, काफ़ी अच्छी खबर है, अच्छी खबर इन द सेंस कि इसका हम पढ़ेंगे कि आज चाइना और US क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में। तो चाइना, अगर मैं डेडलाइन लिखूं नवंबर, फिर से अक्टूबर, फिर मैं लिख दिया यहाँ पे अगस्त, ठीक है। तो नवंबर में G20 की समिट हुई थी बाली में, मैंने आपको शायद बताया था, इनफैक्ट नहीं बताया था, तो क्योंकि म्यांमार के पास थी, तो म्यांमार में ही बाली पड़ता है, तो वहाँ पे G20 की समिट हुई थी। तो G20 की समिट में चाइना भी G20 का मेंबर है और US भी मेंबर है, तो ये दोनों मिले थे, ठीक है। अगस्त में क्या हुआ, अगस्त में ये हुआ कि नैन्सी पेलोसी जो कि यूएस की डिफेंस मिनिस्टर कह सकते हैं, यूएस की डिफेंस मिनिस्टर हम कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि ताइवान की यात्रा की थी, शायद आपको याद हो, ताइवान की यात्रा की थी, ठीक है, ताइवान की यात्रा की थी। और अक्टूबर में क्या हुआ कि यूएस बैंड सेमीकंडक्टर चिप, यूएस ने बैन कर दिया भाई साहब चाइना का सेमीकंडक्टर चिप। जब भी मैंने अभी बात की चाइना का सेमीकंडक्टर, ठीक है, 2 ही कंट्री हैं। तो ये डेडलाइन देखिए, टाइमलाइन, नैन्सी पेलोसी जाती हैं ताइवान, जो कि ताइवान अभी उस टाइम पे बहुत ही उग्र हुआ था चाइना कि हम इसको लेके रहेंगे, बहुत एयरक्राफ्ट वगैरह भेजे थे, पर ताइवान में गई, और ताइवान में गई बिना पूछे चाइना के। चाइना कहता है कि ताइवान मेरा है, अगर तुम्हें यहाँ जाना है मुझसे परमिशन लो। तो नैन्सी पेलोसी ने लिया नहीं और वो चली गई, ठीक है। अक्टूबर में एक और काम कर दिया चाइना ने ये कहा कर दिया कि भाई साहब यूएस ने बैन कर दिया चाइना के सेमीकंडक्टर, ठीक है, और अपना कहा कि मैं अपना, अभी बताया मैंने, $52.7 बिलियन, $52.7 बिलियन कहा कि भैया हम अपना खुद का सेमी चिप कंडक्टर चिप बनाएंगे, मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए, ठीक है। और नवंबर में क्या हुआ कि ये दोनों मिले बाली में, ऐसे बीच के किनारे मस्त
भाई साहब और बाइडेन साहब कैसे हो? हाँ बढ़िया जिनपिंग साहब। तो ये जो बात कर रहे थे तो इन्होंने कोई 3 घंटे बात की बाली में, 3 घंटे बात की। लेकिन अगर कोई डेलीगेट्स मिलते हैं तो जब डेलीगेट्स मिलते हैं तो उनके बीच के बाद जॉइंट स्टेटमेंट जारी होता है। जॉइंट स्टेटमेंट दोनों बैठ के ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एक साथ। पर ऐसा इधर नहीं हुआ, G20 में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत गुस्से हो गए थे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि बाइडेन साहब ने कहा, वहाँ पे बाइडेन साहब ने ऐसे कहा कि यूएस चाइना कोऑपरेशन ऑन द चाइना। बाइडेन साहब ने कहा कि हमने बात की है कि यूएस चाइना जो मेजर इकोनॉमी है वो क्लाइमेट चेंज पे फोकस करें और अच्छे से इसको कोऑपरेट करें। ठीक है, सारे देश मिलकर कोऑपरेट करें। फिर ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सबसे बड़ी बात ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब कि स्टेबिलिटी यानी कि दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी चल रही है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। तो हमें स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई देश अगर गरीब हो रहा है तो वो पूरा गरीब होते जा रहा है, जो कोई अमीर है तो वो पूरा अमीर होते जा रहा है। ये गैप नहीं होना चाहिए, बाइडेन साहब ने कहा। और हमें ग्लोबल हेल्थ पे फोकस करना है। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ पे फोकस करना है। और फिर क्या करना है, फूड सेफ्टी भी हमें डिक्लेयर करनी है। मतलब कि कोई ऐसा ना हो कि जो भूखा मरता हो, कोई भी देश का नागरिक। और जो मेन कंसर्न था वो एक प्रोविंस है जिनजियांग, चाइना में जिनजियांग, उसमें काफ़ी प्रोटेस्ट होते रहते हैं। और एक है हांगकांग, शायद आपने सुना होगा, हांगकांग और तिब्बत। ठीक है, हाँ तिब्बत को इसने कब्जा कर लिया 95। अभी मैंने बात की थी कि दलाई लामा वहाँ के जो नेता हुआ करते थे टाइप के, वो चले आए थे हांगकांग। और इसमें क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे आज़ादी नहीं दी जाती है। हांगकांग में क्या है कि स्ट्रिक्ट एकदम लॉ इन्फोर्समेंट है। तिब्बत में भी वही हाल है और जिनजियांग प्रोविंस में, इन दोनों के साथ साथ इसका भी यही हाल है। तो बाइडेन साहब ने कहा कि इन सब पे कंट्रोल करिए आप, जिनपिंग जी आप इन पे ज़रा कंट्रोल करिए, इसको देखिए, हम लोग बात करेंगे फिर मिलेंगे। तो जिनपिंग साहब ने क्या कहा, जिनपिंग साहब भाई उग्र टाइप के, उन्होंने कहा कि हम कोई कोल्ड वॉर नया नहीं चाहते हैं। कोल्ड वॉर ये एक सेपरेट टॉपिक होगा, बट फिलहाल मैं बता देता हूँ। कोल्ड वॉर में क्या होता है कि दो देश आपस में जब लड़ते हैं तो वो तो वॉर कहलाती है। कोल्ड वॉर यानी कि ठंडे में लड़ने वाला युद्ध नहीं। कोल्ड वॉर मतलब कि ये अपने मन से लड़ रहा है, ये अपने मन से, यानी कि ये कह रहा है कि भाई तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। यानी कि इकोनॉमिक वॉर एक तरह से। हम तुम्हें खाना नहीं भेजेंगे, देखो मेरे यहाँ अनाज होता है, हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। कहे ठीक है तुम मत भेजो, हम तुमको चीनी नहीं भेजेंगे, हम तुम्हें चाय नहीं भेजेंगे। तो एक तरह से ये है, मतलब कि आपस में एक अलायंस बना लेते हैं। ये इधर अलायंस बनाएगा, मतलब भाई देखो वो बहुत बुरा कर रहा है, उसको हम देख लेंगे, मतलब कि भौकाल डाइट करना। ठीक है, होता कुछ नहीं, बस भौकाल डाइट कर रहे हैं। तो फिर से हम कोल्ड वॉर कोई नहीं चाहते हैं। और हम ये नहीं चाहते हैं कि आप कोई चाइना के सिस्टम में, जो हमारा चाइना का सिस्टम चल रहा है उसमें कोई आप दखल अंदाजी करें और आप चेंज करें। और नॉट टू रिवाइटलाइज इट्स अलायंस अगेंस्ट चाइना। और ये भी नहीं है कि आप अगर यूएस हैं तो आप जो भी अलाइड कंट्रीज हैं, मान लीजिए कि यूएस के अलाइड, मैं मान लूँ कि कनाडा, ठीक है, यूके, फ्रांस मान लो, ठीक है, तो आप ये नहीं कि इन सबको चाइना के खिलाफ भड़का दें कि भाई देखो ये चाइना ये कर रहा है, ये कर रहा है। हम कोई अलायंस नहीं चाहते हैं कि तुम कोई अलायंस बनाओ और मेरे खिलाफ इस्तेमाल करो, साफ साफ कड़े शब्दों में कह दिया। ठीक है, और क्रॉस स्ट्रेट, मतलब सबसे बड़ी बात कही इसने, चाइना ने, जिनपिंग साहब ने कहा कि आप क्रॉस स्ट्रेट मतलब होता है कि दो पानी को जोड़ने वाला एक पतला रास्ता, अगर मैं कहूँ पानी का ही होता है, वो स्ट्रेट कहलाता है। जैसे अपना गल्फ स्ट्रेट है और इधर बाबल मंडेब है, तो वो स्ट्रेट कहलाता है, यानी कि दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है वो पतला, उसको वाटर स्ट्रेट बोलते हैं। तो कह रहा है कि आप अगर मैं चाइना यहाँ पे हूँ और यूएस तुम यहाँ पे हो, तो तुम पानी क्रॉस करके मेरे क्षेत्र में ना घुसो, मेरे यहाँ मत आओ,
और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम अपने फाइटर यहाँ भेज दे रहे हो साउथ चाइना सी में। यूएस ने भेजा था, और जब यूएस ने चाइना ने कहा था कि हम ताइवान को अटैक करेंगे, तो यूएस ने अपने फाइटर जेट भी भेजे थे ताइवान के अंदर। तो ये हम नहीं चाहते हैं, और हम कोई ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि भाई साहब हम कोई कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं तुमसे। हम तुमसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। तुम अपना रहो इधर मस्त, मैं अपना इधर मस्त रहूँगा। मैं इधर शेर हूँ, मैं इधर शेर की तरह रहूँगा। साफ साफ सब तुमने कह दिया। अब आप देखिए कि यूएस ने क्या कहा कि भाई साहब सब कुछ अच्छी बात हो रही है, और चाइना ने क्या कह दिया। ठीक है, तो ये बातें हो रही हैं। तो बहरहाल, तो चाइना का और यूएस का रिलेशन अगर हम देखें, चाइना और हम यूएस का रिलेशन देखें, तो चाइना यूएस के रिलेशन में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, चाइना के साथ में है रशिया। ठीक है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यानी कि ये रशिया यूक्रेन इशू चल रहा है। फिर यूएस को अगर हम देखें, तो यूएस ताइवान को सपोर्ट कर रहा है कि मैं तुम्हें एक ताइवान देश तुम्हें मानता हूँ, तुम मेरे यहाँ एम्बेसी खोलो। ऐसा बोल दिया था यूएस ने कि तुम मेरे यहाँ आके एम्बेसी खोलो। अभी इसकी एम्बेसी जो बनती हैं कई देशों में, वो चाइनीज़ ताइपे के नाम से बनती हैं। अभी मैंने बताया चाइनीज़ ताइपे के नाम से बनती है। ठीक है, इसका अपना ये सॉवरेन नहीं है, ये चाइना पे डिपेंडेंट है। ठीक, तो ये सब बातें हुई। खैर, अब देखने वाली बातें हैं कि क्या होगा। तो अगर हम इसको रेट करें तो बात यह है कि चाइना अपने आप में लड़ रहा है और यूएस, दोनों अपने आप में लड़ रहे हैं एट द इकोनॉमिक लेवल। यानी कि ये दोनों अपना डोमिनेंस चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि बहुत सारा एक्सपोर्ट ये करता है, बहुत सारा एक्सपोर्ट ये करता है। वो चाहे एशियन कंट्रीज हो या चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाइना हर जगह एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा तो इंडिया इसका एक्सपोर्ट करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है, और यूएस भी हमारा इंपोर्टर है, मतलब यूएस से भी हम सामान इंपोर्ट करते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले रिश्तों में क्या होता है। तो फिलहाल एक G20 में जब मिले थे तो एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि हम करेंगे भाई साहब अच्छे से बातचीत करके, भाई मामले को सुलझा के आगे बढ़ते रहेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अभी मैंने बताया कि चाइना ने अपना माइक्रोचिप को पैसा और दे दिया, अपना और बढ़ा दिया। ठीक है, तो एक तरह से ये ग्लोबली लड़ रहे हैं एक दूसरे से। और ये रही आज की खबर। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, सॉरी फॉर डैट, बट आज के इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अच्छा लग रहा है लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।